क्या आप नियर फ्यूचर में घर खरीदने का सोच रहे हैं? क्या हमारा प्लान ऐसा है कि अगले साल, अगले से अगले साल आपको घर खरीदना है? या आपने अभी लेटेस्ट घर खरीदा है? या आपको लगता है कि नहीं मुझे घर नहीं खरीदना, मतलब घर से रिलेटेड डिसीजन में आप थोड़ा-सा परेशान हैं। ये वीडियो आपके लिए हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपके लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करिएगा। देखिए, घर एक लाइफ का एक ऐसा डिसीजन होता है जो अगर गलत हो गया तो बहुत नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ मेंटल पीस एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो हमें किस सिटी में बसना था, सिटी के किस कोने में बसना था, किस कॉलोनाइज़र का हमें प्लॉट या फ्लैट खरीदना था, ये डिसीजन। घर खरीदने की जो एक मैच्योर लेवल आता है वो एक पर्टिकुलर एज में ही जाके आता है। उसके बियॉन्ड जब जाते हैं तो भी हमसे कहीं गलती हो जाती है, उससे पहले जाते हैं तो भी हमसे कहीं गलती हो जाती है। मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, इस रूल को ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा क्या ये सही है। ये मेरा एक अपना खुद का रिसर्च किया हुआ है। जब आप घर को खरीदने के लिए निकलते हैं तो आपको कौन सा घर पसंद आता है? जनरली जो मैंने देखा, जब मैंने 200, 250, 300, 400 लोगों से बात किया, हमारा परिवार 3000 लोगों के ऊपर का परिवार बन चुका है धीरे धीरे बातचीत करके। जो मैं मेंटरिंग करता हूँ 1 to 1, उनमें लोगों से बातचीत करके समझा, आपको घर वही पसंद आता है जो आपके 10 साल के इनकम के बराबर का है। ध्यान से देखिएगा, एक बार सोचिएगा ज़रा, आपके पापा ने जो घर खरीदा उस समय उनके 10 साल की इनकम क्या थी, घर का प्राइस क्या था। आज जब आप मार्केट में जाते हैं, घर देखते हैं, तो आपको कौन सा घर, जनरली एक जनरल रूल बता दे रहा हूँ आम आदमी के लिए, जनरली आपको वो घर पसंद आता है जो आपके 10 साल के इनकम के आसपास का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मिस्टर एक्स हैं, उनकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है। मैं यहाँ पे इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। 12 लाख रुपए की अगर आपकी इन हैंड सैलरी है तो आपको कम से कम 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, इसी रेंज के आसपास का घर समझ में आता है। आप मजबूरी में 80 लाख वाला ले लेते हैं, आप थोड़े फाइनेंशियली थोड़ा-सा डिसीजन अच्छा लेने वाले हैं, आपको लगता है नहीं यार मेरे लिए बच्चों के एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई छोटी सिस्टर उसकी आपको शादी करनी है या कुछ और रीज़न हो सकता है, आप कुछ कर लें। आप थोड़ा-सा और पेरेंट्स का आपके पास सपोर्ट है या भाई का किसी का सपोर्ट है, आप 1.5 करोड़ वाला, 2 करोड़ वाला ले लेते हैं, कोई पैरेंटल इनकम है या पैरेंटल एसेट है उसको बेच के ले रहे हैं। लेकिन जो अगर आप एक नॉर्मल इंसान को देखें जो एक शहर में जॉब करने आया है, जॉब करने लगता है, तो उसे जो घर समझ में आता है वो उसे समझ में आता है उसके 10 साल के इनकम के बराबर। यानी आप घर 30 साल की उम्र में खरीदें, 40 साल की उम्र में खरीदें, 50 साल की उम्र में खरीदें, घर आपको महंगा नहीं मिलता है। कई बार लोगों को लगता है यार ये घर हमने उस समय ख़रीदा था, अब ये महंगा हो गया, उस समय ख़रीद लेते तो महंगा है नहीं। उस समय जो आपकी इनकम थी, देखिए प्राइस लेवल चेंजेज हो रहे हैं, उस समय आपकी जो इनकम थी उस इनकम का 10 साल की जो आपकी इनकम थी उसके आसपास का घर समझ में आता है। आज इनकम कुछ और हो गई है तो इस समय 10 साल के, यानी अल्टीमेटली जानी तो आपके 10 साल की इनकम है। क्या फ़र्क पड़ता है 25 साल में 10 साल के, अगर आपका जो पैकेज है वो डिफरेंट होगा। जब आप 35 साल के होंगे तो आपका पैकेज डिफरेंट होगा, 45 साल के होंगे तो आपका पैकेज डिफरेंट होगा और उस पैकेज पे 10 साल के इनकम के बराबर का आपको घर समझ में आएगा। यानी आपको एकदम क्लियर बना लेना है कि आपके 10 साल की इनकम घर में जानी है। अब बात है कि जब 10 साल की जानी है तो ऐसा कौन से वो 10 साल है, ऐसा कौन सा टाइम है जब मैं अपने 10 साल के इनकम को घर खरीदने में लगा सकता हूँ। जो मुझे समझ में आता है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी के रूल ऑफ थंब है वो ये कहते हैं कि सबसे पहला चीज़ आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, जब आपको लगे कि हाँ नाउ माय रिटायरमेंट इज़ सिक्योर। सेकंड नंबर पे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, जब आपको लगता है कि हाँ जी अब इतने पैसे हो गए हैं, इतने फंड्स हो चुके हैं या मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं तो कि मैं अपने बच्चों के एजुकेशन का ठीक है। थर्ड डिसीजन
आपका घर पे होना चाहिए। और इस डिसीजन पे आते हैं, अगर आप मान के चलिए 24-25 साल में आप जॉब में लगते हैं, 25 से 30 साल का जो एज होता है, अगर आप इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 5 साल आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनफ होते हैं। कैसे होते हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चैनल पे आप आते रहेंगे जब देखेंगे आप ज़रूर। 5 साल, 25 से 30 साल और 30 ईयर, 28-29 के आसपास आजकल शादियाँ हो रही हैं, आपने शादी किया, आपके बच्चे को पढ़ाना है, आपने 30 टू 40 ईयर की जो इनकम है, इस इनकम को खा पी के सेविंग करना शुरू किया, तो आपका बच्चे की एजुकेशन बड़े आराम से। नाउ 40 ईयर के बाद आपको घर के बारे में सोचते हैं। अब आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, आपकी चाइल्ड एजुकेशन हो चुकी है, आप 42 में रह रहे हैं, 43 में रह रहे हैं, 44 में रह रहे हैं, 48 में रह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना सेविंग कर पा रहे हैं और कितना आगे का आपका क्या प्लान है, कितना आप ईएमआई वगैरह का बर्डन को ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको घर का प्लानिंग करना चाहिए। 10 साल की इनकम का घर लेना है लगभग, और रिटायरमेंट प्लान हो गया, बच्चों के एजुकेशन का प्लान हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप पे ही आपको घर का सोचना चाहिए। अब जब आप किसी घर को देखते हैं तो आपको डिसीजन लेना है कि इस घर को मैं ले लूँ या इस घर को मैं रेंट पे लूँ। ये डिसीजन का एक सिंपल है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 4%। अगर आप उस एरिया में गए, सपोज मैं गुड़गांव की एक सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, मैं जाता हूँ, अगर मुझे इस सोसाइटी में एक फ्लैट रेंट पे लेने में जो रेंट आता है वो रेंट एनुअल उसकी कॉस्ट का 4% या अबव है, सपोज 1 करोड़ का है तो 4% होता है 4 लाख रुपए। अगर मेरा रेंट 4 लाख या उससे ज़्यादा का है तो मुझे घर को खरीद लेना चाहिए, और अगर वो रेंट 4 लाख या उससे कम का है तो मुझे उसे नहीं खरीदना चाहिए। अब ये मार्केट की साइकिल चलती है, कभी आपका प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी आपका रेंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आपको एक साइकिल का वेट करना है, उसी फ्लैट को उसी सोसाइटी में उसी लोकेशन में फ्लैट का एक ऐसा साइकिल हर 4-5 साल में आता है जब एरिया का रेंट उसकी कॉस्ट के 4% से ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, वो आपका बेस्ट एंट्री टाइम होता है टू बाय अ हाउस। और अगर एरिया का रेंट 4% से कम है, जब आपका 2%, 2.5%, 3% चल रहा है, उस समय आपको घर को नहीं खरीदना है, आप घर पे रेंट पे रहिए, वो टाइम यूटिलाइज़ करिए, उस सोसाइटी में रेंट पे रहिए, आपको आइडिया लग जाएगा सोसाइटी कैसी है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव, सब कुछ पढ़िए। तो बेटर है कि साल 2 साल 3 साल उस सोसाइटी में रेंट पे रहिए, देखिए समझिए। रेंट को आप एक्सपेंस मत मानिए, रेंट आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू आप एक कैपिटल बिल्डअप कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप रेंट नहीं देंगे, आपको ईएमआई देंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका एसआईपीज़ में इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको 10 साल के इनकम के बराबर का घर खरीदना है। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग 30, 35, 32 साल में हो गई, बच्चों की एजुकेशन 40 साल तक हो गई, 40 साल के जब हैं तब तक एजुकेशन ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन उसके फाइनेंशियली आप प्लान कर पाते हैं। अगर आप उसके बाद आपको घर का सोचना है। हम थोड़ा सा इन चीज़ों को रिवाइज़ उल्टा कर देते हैं, और जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो वहाँ हमसे गलती होती है। सबसे पहले हम घर ले लेते हैं, फिर क्योंकि बच्चे स्कूल में आ चुके होते हैं हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर अपना रिटायरमेंट की सोचते हैं। तब तक बच्चे, अब क्या सिचुएशन है, बच्चे अच्छे निकल गए तो कहीं चले गए, बच्चे ख़राब निकल गए तो घर के ऊपर ही हमारे लिए एक बर्डन हो गए, और हमारा जो ओल्ड एज है कहीं हमारे लिए परेशानी हो। तो घर को खरीदते समय इन बात का ध्यान रखें, आपका घर हमेशा आपके लिए खुशियों का घर बना होगा। फाइनेंस इमोशन से नहीं चलता, फाइनेंस रूल से चलता है। रूल्स को फॉलो करिए, बहुत अच्छे रूल्स ऑफ थंब बने हुए हैं, मैं अपने इस चैनल पे बार बार बताता रहता हूँ। उसके कुछ कारण हैं, एक्सेप्शंस हर चीज़ के होते हैं, एक्सेप्शंस हमारे जीवन का भी है। लोग कैंसर के बाद भी बच जाते हैं, और जो एकदम हेल्दी इंसान है वो पता नहीं चलते चलते अचानक से हार्ट अटैक होता है, वो मर भी जाता है। तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन को रखें, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता है, 1000 लोगों पे अगर आप कोई सर्वे करते हैं तो नॉर्मल रिजल्ट क्या आता है, वही रूल कहलाता है, और उस रूल को हमें फॉलो करना चाहिए।